Hello everyone, welcome back to our channel Learn and Compete. I am Sakshi Saxena and today we are going to cover the perquisites that are defined under the section 17 subsection 2 of the Income Tax Act. बट स्टार्ट करने से पहले एक ओवरव्यू दे देती हूँ अब तक हम लोगों ने क्या पढ़ा है प्रीवियस वीडियो के अंदर। इन द प्रीवियस वीडियो वी हैव ऑलरेडी कवर्ड द मीनिंग ऑफ परक्यूजिट्स। तो परक्यूजिट्स क्या है? एक्स्ट्रा बेनिफिट्स होते हैं जो एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है अदर देन द सैलरीज। अब ये बेनिफिट मॉनिटरी भी हो सकते हैं, नॉन मॉनिटरी भी हो सकते हैं। और तो गवर्नमेंट कहती है अगर एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कोई भी बेनिफिट दे रहा है ना तो उस पर हमेशा एम्प्लॉय टैक्स देगा, क्योंकि वो उसके लिए क्या है, एक ऐसा बेनिफिट है जिससे उसकी हेल्प हो रही है, इसलिए। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स ये सारे मेंशन करे हैं मैंने आपको। दिस इज द नंबर ऑफ अ लिस्ट, और इसमें से हम जो कवर कर चुके हैं वो कर चुके हैं हम रेंट फ्री अकोमोडेशन। और कौन से कवर कर चुके हैं हम? द रेंट फ्री अकोमोडेशन एट कंसेशनल रेट, मोटर कार एंड कन्वेंस, हमने जो प्रीवियस क्लास के अंदर वीडियो कवर अप करी थी। और अगर अब तक आप लोगों ने इन तीनों टॉपिक्स की वीडियो नहीं देखी हैं तो सबसे पहले आप प्रीवियस वीडियो को देखिए, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी, आप कवर कीजिए एंड आफ्टर डैट हम आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ परक्यूजिट्स जो कि आपके टैक्सेबल होते हैं वो हम डिस्कस करने वाले हैं। सो द स्टार्टिंग विद द डोमेस्टिक सर्वेंट्स। अब एम्प्लॉयर होता है ना, कभी कभी अपने एम्प्लॉय को ना डोमेस्टिक सर्वेंट्स भी प्रोवाइड करता है। वो डोमेस्टिक सर्वेंट्स आपके गार्डनर भी हो सकता है, मालिक दे दिया, हो सकता है आपको चौकीदार यानी कि वॉचमैन दे दिया, हो सकता है कंपनी ने आपको या एम्प्लॉयर ने आपको स्वीपर दे दिया। ये सारी फैसिलिटीज़ घर के काम में जो हेल्प कर सकते हैं सर्वेंट्स वो आपको प्रोवाइड कर दी है। तो वो भी क्या है, आपके परक्यूजिट्स हैं। और ये परक्यूजिट भी क्या होते हैं, आपके टैक्सेबल होते हैं। तो इसकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं? इसकी वैल्यूएशन निकालने के लिए वी ऑलवेज यूज़ द फॉर्मूला दैट इज़ द परक्यूजिट वैल्यू equals the actual amount paid by the employer by the employer minus the money received by the employer from the employer by the employer from the employer। तो हमेशा जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को देता है ना डोमेस्टिक सर्वेंट के लिए, तो उसमें से डिडक्ट करते हैं वो सारी मनी जो एम्प्लॉय वापसी देता है एम्प्लॉयर को, उससे निकलती है हमारी परक्यूजिट वैल्यू। इसको मैं एक एग्जांपल से अगर बताऊं, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर ना सर्वेंट के लिए 20,000 रुपीज़ पूरे साल के लिए देता है अपने एम्प्लॉयर को, ठीक है। तो 20,000 रुपीज़ जो है वो पे कर देता है, और हो सकता है एम्प्लॉयर कहता है मेरे बस की नहीं है मैं इतना पे करूँ तुम्हारे लिए, तो मैं तो 20,000 उसे दे रहा हूँ आपके सर्वेंट को, जो भी फैसिलिटी तुम मुझसे ले रहे हो, और उसके बदले तुम मुझे 5,000 रुपीज़ दे दो, यानी कि तुम्हें जो वो चीज़ कंसेशनल रेट पे मिल जाए और मेरा भी खर्चा कम हो जाए अपने एम्प्लॉय के लिए। तो उस केस के अंदर अगर मैं परक्यूजिट वैल्यू निकालूंगी तो परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, एक्चुअल अमाउंट कितना पे करा एम्प्लॉय ने, 20,000 उस सर्वेंट के लिए, ठीक है। और एम्प्लॉय वापसी कितने दे रहा है अपने एम्प्लॉयर को, 5,000। तो उस केस के अंदर परक्यूजिट वैल्यू कितनी होगी, 20,000 माइनस में 5,000 डैट इज 15,000 रुपीज़ उसकी परक्यूजिट वैल्यू होगी, जो कि आपकी होगी टैक्सेबल और ग्रॉस सैलरी का पार्ट जो बनेगी। तो ये तो बात हो गई आपकी डोमेस्टिक सर्वेंट के बारे में। देखिए फर्स्ट हमने करा था रेंट फ्री अकोमोडेशन, सेकंड हमने वैल्यूएशन ऑफ मोटर कार करी थी, थर्ड अभी हमने सीखा है डोमेस्टिक सर्वेंट जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को प्रोवाइड करता है। अब अगर मैं फोर्थ की बात करूँ, बहुत सारे एम्प्लॉयर्स होते हैं अपने एम्प्लॉय को गैस की फैसिलिटी पूरी प्रोवाइड करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी देते हैं, वाटर प्रोवाइड करते हैं। अब हम इसमें देखते हैं, तो सबसे पहले इसके अंदर हम जो भी एम्प्लॉयर जो है फैसिलिटी प्रोवाइड कर रहा है ना, हम ये देखेंगे किस सोर्स के थ्रू कर रहा है। किस सोर्स के थ्रू मतलब कि उनके पास क्या वो खुद है
यानी कि उनके पास खुद वो सप्लाई करते हैं वाटर की, इलेक्ट्रिसिटी की या गैस की। तो ये पॉइंट आ गया आपका फ्रॉम द एम्प्लॉयर डायरेक्टली, अपने पास से खुद ये फैसिलिटी जो एम्प्लॉय को प्रोवाइड कर रहे हैं, फ्रॉम द एम्प्लॉयर डायरेक्टली। एंड द सेकेंड सोर्स क्या हो सकता है, किसी से लेके आपको प्रोवाइड करें, फ्रॉम एनी अदर कंपनी, फ्रॉम एनी अदर कंपनी। देखिए, अब अगर एम्प्लॉयर कहीं और से लेकर आपको जो है सर्विस प्रोवाइड कर रहा है, गैस की, इलेक्ट्रिसिटी की, वाटर सप्लाई की, तो उस केस के अंदर परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, उस केस के अंदर आपकी परक्यूजिट वैल्यू होगी द एक्चुअल कॉस्ट बियर बाय द एम्प्लॉयर, बियर बाय द एम्प्लॉयर, वही आपकी क्या होगी, परक्यूजिट वैल्यू हो जाएगी। एंड फ्रॉम द एम्प्लॉयर डायरेक्टली, अब अगर हो सकता है आप जिस कंपनी में काम कर रहे हो उस कंपनी की ना इलेक्ट्रिसिटी, वो इलेक्ट्रिसिटी की हो कोई गवर्नमेंट की, तो उस केस के अंदर जो आपकी परक्यूजिट वैल्यू होगी वो क्या होगी, द प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट, जिस कॉस्ट के ऊपर वो प्रोडक्ट प्रोड्यूस हो रही होगी ना इलेक्ट्रिसिटी, वही कॉस्ट आपकी परक्यूजिट वैल्यू होगी, पर प्रोडक्शन कॉस्ट पर यूनिट। फॉर एग्ज़ाम्पल आपको परक्यूजिट वैल्यू अगर निकालनी है इसकी, फॉर एग्ज़ाम्पल 200 यूनिट जो है एम्प्लॉयर ने अपने एम्प्लॉय को दी, अब उसका मार्केट रेट तो है 10 रुपये पर यूनिट, ठीक है, लेकिन उनकी खुद की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी है, प्रोडक्शन का प्राइस कितना है, फॉर एग्ज़ाम्पल 2 रुपीज़, तो उसकी परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, एम्प्लॉयर अगर खुद डायरेक्टली प्रोड्यूस कर रहा है तो वो 2 रुपये पर यूनिट, यानी कि 2 × 200 यानी कि 400 रुपीज़ की हो जाएगी परक्यूजिट वैल्यू। सो दिस इज द फोर्थ परक्यूजिट, दैट इज द गैस, इलेक्ट्रिसिटी एंड द वाटर। कमिंग टू द नेक्स्ट इज द एजुकेशनल फैसिलिटी। अब जो एजुकेशनल फैसिलिटी है ना, ये आपके सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर बताई गई है, और उसमें भी एक रूल है, द रूल 3 सब सेक्शन 5, इसके अंदर डिफाइन करी है। इससे हमें पता चलता है कि क्या परक्यूजिट वैल्यू है जब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो है एजुकेशन फैसिलिटी प्रोवाइड करता है। अब एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को ना एजुकेशन फैसिलिटी दो पार्ट में दे सकता है, या तो एम्प्लॉय को खुद दे दे, वो कह दे कि भाई आप खुद अपना पढ़ो ट्रेनिंग के रूप में। अब देखो, जब भी एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को कुछ पढ़ाएगा ना, एजुकेशन देगा, इसका मतलब वो अपने सेल्फ के लिए दे रहा है, यानी कि वो अपने ऑफिशियल ड्यूटी परफॉर्म के लिए कर रहा है। तो उस केस के अंदर जो परक्यूजिट वैल्यू होती है ना आपकी, निल हो जाती है, यानी कि आपको उस पर एक भी रुपया टैक्स पे नहीं करना है। बट यही एजुकेशन फैसिलिटी जब किसी फैमिली मेम्बर को प्रोवाइड करी जाए एम्प्लॉय के, द फैमिली मेम्बर ऑफ एन एम्प्लॉय, तो उस केस के अंदर जो परक्यूजिट वैल्यू कहलाएगी ना, वो डिफरेंट होती है। देखो, अब फैमिली मेम्बर एम्प्लॉय में क्या आ सकते हैं, तो उसके बच्चे आ सकते हैं, चिल्ड्रंस, या हो सकता है कोई अदर अदर फैमिली मेम्बर। अब अगर चिल्ड्रन की अगर मैं बात करूं, उसका फैमिली मेम्बर चिल्ड्रन था, तो उसकी परक्यूजिट वैल्यू क्या हो जाएगी, द परक्यूजिट वैल्यू विल बी द एक्चुअल अमाउंट माइनस में ₹1000 पर चाइल्ड पर मंथ, यानी कि परक्यूजिट वैल्यू क्या कहलाएगी, उसकी जो भी एक्चुअल अमाउंट है एम्प्लॉयर ने दी है उसमें से हम डिडक्ट कर देंगे 1000 रुपये पर बच्चा पर महीने के लिए। और अदर फैमिली मेम्बर्स के केस के अंदर परक्यूजिट वैल्यू क्या कहलाएगी, एक्चुअल अमाउंट जो एम्प्लॉयर खर्च कर रहा है।
the actual amount paid by the employer. अब इसको मैं अगर आपको एक एग्जांपल से समझाऊं, एग्जांपल आप लोग ध्यान से सुनिएगा। An employee's child studies in a school run by the employer where the cost of education is rupees 50,000 per annum and the employer is paying rupees 10,000 only. इसका मतलब एम्प्लॉयर जो है ना, खुद उसका स्कूल है एम्प्लॉयर का, ठीक है। उसी एम्प्लॉयर ने क्या करा, अपने एम्प्लॉय से कहा आप अपने बच्चे का एडमिशन यहाँ पे कराओ, ठीक है। मेरे स्कूल की फ़ीस 50,000 रुपीज़ है पर एनम पूरे साल की, लेकिन उसके बदले में तुम मुझे बस 10,000 रुपये जो है दे देना। तो गवर्नमेंट कहती है देखो ये भी तो आपकी परक्यूजिट वैल्यू हुई, आपको एम्प्लॉय ने फ़ायदा करा। कैसे फ़ायदा करा कि भाई 50,000 फ़ीस है, 10,000 में आपको दे रही है, यानी कि वो कंसेशनल रेट पे दे रही है। तो उस केस के अंदर आपकी परक्यूजिट वैल्यू कितनी हुई, 40,000, 50,000 माइनस में 10,000, तो आप इस 40,000 पे टैक्स दोगे। क्यों? क्योंकि आपको 40,000 का फ़ायदा हुआ है आपकी कंपनी की तरफ से। नाउ कमिंग टू द नेक्स्ट परक्यूजिट, दैट इज़ द इंटरेस्ट फ्री लोन और द लोन एट द कंसेशनल रेट। अब अगर मैं इसकी बात करूं तो ये आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन करा गया है, और इसके अंदर जो रूल अप्लाई होता है, द रूल इज 3 सब सेक्शन 7 सब सेक्शन 1। अब ना इसमें भी दो चीज़ होती है। गवर्नमेंट कहती है अगर आप अपने एम्प्लॉयर से ना लोन ले रहे हो, ठीक है, और वो लोन अगर 20,000 से कम का है, 20,000 या 20,000 से कम का है, तो उसकी जो परक्यूजिट वैल्यू होगी ना वो नील होगी, उस पर आपको कोई टैक्स पे नहीं करना है, उस पर आपको एक भी रुपए टैक्स पे नहीं करना है। बट अगर मैं आगे बात करूं, वहीं ये लोन जो है ग्रेटर देन 20,000, 20,000 से ज़्यादा अगर एम्प्लॉय ले रहा है अपने एम्प्लॉयर से, तो उसमें भी दो केसेस देखे जाते हैं। कौन कौन से केसेस होते हैं? हो सकता है जो लोन एम्प्लॉय ले रहा हो वो अपने किसी फैमिली मेम्बर की वजह से ले रहा हो जिसको कोई सीरियस डिसीज़ हो, जिसको कोई सीरियस डिसीज़ हो। और उस केस के अंदर क्या कहती है गवर्नमेंट, ठीक है, अगर आपको कोई सीरियस डिसीज़ आपकी फैमिली मेम्बर को या आपको है और उसको क्योर करने के लिए आप अगर लोन ले रहे हो ना, जैसे कि कैंसर हो गई आपकी और आपके जैसे बहुत सारी होती हैं सीरियस डिसीजेस, तो उस केस के अंदर आपकी परक्यूजिट वैल्यू कहलाएगी नील। कोई बात नहीं, आपको कोई फ़ायदा नहीं हुआ क्योंकि आप इलाज के लिए पैसा ले रहे हो। बट यहीं पे लोन किसी और रीज़न की वजह से लिया है अगर आपने, तो उस केस के अंदर हम जो परक्यूजिट वैल्यू निकालते हैं ना, वो परक्यूजिट वैल्यू कैसे निकालते हैं, जो कि एसबीआई के लोन के रेट हैं उसमें से माइनस करके। फॉर एग्जांपल, पहले यहाँ पे मैं फॉर्मूला लिख देती हूँ, द रेट गिवन बाय एसबीआई माइनस में rate at which employer is providing. The employer is providing the loan. इसको अगर मैं फॉर एग्जांपल बताऊं, एक इंडिविजुअल उसने जो है 1,00,000 रुपए का लोन लिया है कंपनी से एट द कंसेशनल रेट ऑफ 4% पर एनम, और सपोजिंगली एसबीआई के जो है लोन के रेट चल रहे थे 12%, तो यानी कि इसमें भी जो है एम्प्लॉय को फ़ायदा हुआ था। तो गवर्नमेंट कहती है आपको इस परक्यूजिट वैल्यू पे भी जो है टैक्स देना पड़ेगा। तो कितने परसेंट का फ़ायदा हो रहा था? 12% माइनस में 4%, यानी कि 8% का जो फ़ायदा हो रहा था ना, वो 8% का जो पैसा है वो आपका क्या कहलाएगा? टैक्सेबल कहलाएगा, एंड यू नीड टू पे द टैक्स ऑन द सेम। So this is about the interest-free loan and loan at the concessional rate. अब गवर्नमेंट कह रही है भाई आप कंपनी में जा रहे हो, बहुत अच्छी बात है, कंपनी आपको रिफ्रेशमेंट भी दे रही है,
लंच की फैसिलिटी भी दे रही है, लेकिन जो ये रिफ़्रेशमेंट और लंच की फैसिलिटी कंपनी आपको दे रही है ना, ये भी आपकी टैक्सेबल है, फ्री में नहीं दे रही। अब इस चीज़ को भी गवर्नमेंट ने ना 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। या तो आपको जो है कंपनी सिर्फ और सिर्फ रिफ़्रेशमेंट प्रोवाइड कर रही है, अगर ओनली द रिफ़्रेशमेंट्स, ठीक है, उस केस के अंदर रिफ़्रेशमेंट में आपके हो गए टी, कॉफ़ी, ये, तब उस केस के अंदर जो परक्यूजिट वैल्यू होगी ना वो नील कहलाएगी आपकी। इन दैट केस द परक्यूजिट वैल्यू विल बी नील। बट अगर कंपनी आपको पूरा लंच या डिनर प्रोवाइड कर रही है, यानी कि पूरी थाली अगर दे रही है, तो उस केस के अंदर आपको पैसे देने पड़ेंगे, कोई फ्री की चीज़ नहीं दे रही कंपनी आपको। गवर्नमेंट कहती है आपको कंपनी प्रोवाइड कर रही है लंच डिनर, आपको तो फ़ायदा हो रहा है, आपको पैसे बच रहे हैं खाने के, तो इसलिए आप उस पर भी टैक्स पे करो। तो उस पर टैक्स पे करने के लिए गवर्नमेंट कहती है कंपनी आपको जितने भी रुपए का भी खाना दे रही है, थाली दे रही है, उसे हम जो कंसिडर करेंगे, एग्जम्प्ट करेंगे सिर्फ और सिर्फ 50 रुपये पर मील के हिसाब से। सो द एग्जम्प्टेड अप टू ₹50। अगर मैं इसको एग्जांपल से कहूँ, कंपनी आपको जो है लंच प्रोवाइड कर रही है एट फ्री ऑफ कॉस्ट, 100 रुपये की थाली आपको कह रही है कि आप खा लो खाना पर डे, ये पर डे के हैं 50 रुपये। तो उस केस के अंदर जो परक्यूजिट वैल्यू निकलेगी ना, 100 माइनस में 50 रुपये उस मील की निकलेगी, जिसपे उस 50 रुपये पे पर डे उसे जो है टैक्स पे करना पड़ेगा एम्प्लॉयर। इन शॉर्ट, गवर्नमेंट आपसे ना हर चीज़ में टैक्स ले रही है। गवर्नमेंट जहाँ देख रही है कि एम्प्लॉयर को फ़ायदा हो रहा है, उसके 1 रुपये बच रहे हैं, उसी पे उससे टैक्स खरीदना है, ये चीज़ आती है। सो दिस इज़ कंप्लीट। द नेक्स्ट इज द गिफ्ट फ्रॉम द एम्प्लॉयर टू द एम्प्लॉय। अब कभी कभी होता है एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को गिफ्ट देता है इन द फॉर्म ऑफ बोनस, इन द फॉर्म ऑफ एनी अप्लाइंसेज और गुड्स दे देता है। अब गवर्नमेंट को उसमें भी परेशानी है, गवर्नमेंट कहती है नहीं, अगर आपको गिफ्ट मिल रहा है ना तो आपको उसमें भी फ़ायदा है, तो आपको उस पर भी टैक्स पे करना है। अब उस पर टैक्स कैसे के पे करोगे, ये देखते हैं। गवर्नमेंट कहती है ठीक है, कोई छोटा मोटा गिफ्ट दे दिया, ठीक है, चल जाएगा, अच्छी बात है, उस पर नील वैल्यू कर देंगे। तो कोई भी गिफ्ट जिसकी वैल्यू 5,000 से कम हो, less than 5,000, तो उसकी वैल्यू तो नील होगी, परक्यूजिट वैल्यू। और वहीं परक्यूजिट वैल्यू अगर मैं बात करूं किसी गिफ्ट की जिसकी वैल्यू 5,000 से ना ज़्यादा की हो, तो उस पे जो है उसे टैक्स पे करना पड़ेगा, एंड जो फुल वैल्यू है उसकी वो परक्यूजिट कहलाएगी। फॉर एग्जांपल, एम्प्लॉयर अपने एम्प्लॉय को जो है 10,000 का कोई गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, गिफ्ट दे रहा है, तो उसकी परक्यूजिट वैल्यू क्या कहलाएगी, 10,000 रुपये। और उस 10,000 रुपये उसे पूरा का पूरा टैक्स पे करना है। इससे बड़े तो बेचारा वो गिफ्ट लेता ही नहीं, जब टैक्स ही पे करना था तो। देन कमिंग टू द क्रेडिट कार्ड फैसिलिटी। अब कुछ कंपनीज होती हैं, अच्छी होती हैं, अपने एम्प्लॉयज़ को ना क्रेडिट कार्ड्स भी देती हैं कि आप क्रेडिट कार्ड यूज़ करो। अब गवर्नमेंट को उसमें भी परेशानी है। अब गवर्नमेंट कहती है देखो, अगर आप उस क्रेडिट कार्ड को जो है अगर ऑफिशियल पर्पज़ के लिए यूज़ कर रहे हो, उस ऑफिशियल पर्पज़ के लिए अगर आप यूज़ करोगे तो कोई दिक्कत नहीं है, उस केस के अंदर जो आपकी परक्यूजिट वैल्यू है वो नील कहलाएगी, ठीक है। बट अगर यही अब आप इसे जो है अपने पर्सनल यूज़ पे ले गए कि अपने खुद का सामान खरीदने लग गए क्रेडिट कार्ड से डिस्काउंट के चक्कर में, तो उस केस के अंदर परक्यूजिट वैल्यू क्या कहलाएगी, द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर पेड कर रहा है आपके लिए, द अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर। सिंपल है। इन शॉर्ट आप ये मान के चलो, गवर्नमेंट को तो हर चीज़ के ऊपर पैसा चाहिए ही चाहिए। नेक्स्ट, द क्लब मेंबरशिप। बहुत सारे क्लब्स एंड सोसाइटीज़ होती हैं जिसके जो एम्प्लॉयर कहता है अपने एम्प्लॉय को कि आप ज्वाइन कर लो। अब वही चीज़ आ गई, तो इसके अंदर गवर्नमेंट कहेगी फिर आप दो हमें टैक्स, तो उसकी परक्यूजिट वैल्यू क्या कहलाएगी, उसकी परक्यूजिट वैल्यू कहलाएगी द एक्चुअल अमाउंट द पेड बाय द एम्प्लॉयर।
द एक्चुअल अमाउंट द पेड बाय द एम्प्लॉयर, और अगर कंसेशनल रेट पे देती है तो एक्चुअल अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉयर माइनस में द अमाउंट दैट इज गिवन बैक बाय द एम्प्लॉय टू द एम्प्लॉयर। सिंपल। द नेक्स्ट इज द फ्री एंड कंसेशनल जर्नीज। ये आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 3 के अंदर जो है डिफाइन करा गया है, और इसके अंदर जो रूल अप्लाई होता है दैट इज द रूल 3 सब सेक्शन 6। अगर अब मैं बात करूं इस चीज़ की फ्री एंड कंसेशनल जर्नीज़ की, तो कभी कभी जो कंपनीज़ होती हैं ना, बेसिकली जो आपकी ट्रैवलिंग कंपनीज़ होती हैं, एयरलाइंस हो गई या रेलवेज़ हो गए, वो क्या कहते हैं अपने एम्प्लॉयज़ को या तो आप फ्री में ट्रैवल कर लो या बिल्कुल कंसेशनल रेट पे कर लो। तो उस केस के अंदर भी आपको क्या है, बेनिफिट मिल रहा है, देन यू हैव टू पे द टैक्स अकॉर्डिंग टू द गवर्नमेंट। तो उसके लिए आपको जो पे करना पड़ता है उसकी परक्यूजिट वैल्यू निकालने के लिए क्या होती है, एक्चुअल अमाउंट paid by the employee paid by the employer माइनस में अमाउंट पेड बैक बाय एम्प्लॉयर। इसको अगर मैं एग्जांपल से समझूँ, कोई एक एम्प्लॉय है एयरलाइन का, अगर उसे फ्री एयर टिकट्स मिलती हैं 1,00,000 रुपीज़ की, फॉर एग्जांपल एम्प्लॉयर कहता है, एयरलाइंस का एम्प्लॉयर, आप मेरे एम्प्लॉय हो, मैं आपको जो है 1,00,000 की टिकट जो है सिर्फ और सिर्फ 20,000 में दे रहा हूँ, आप घूम लो, आपको जहाँ घूमने जाना हो। तो उस केस के अंदर एम्प्लॉय को फ़ायदा कितना हुआ, 80,000 का। जो उसे फ़ायदा हुआ है ना, बेनिफिट, वही परक्यूजिट वैल्यू है। सिंपल। और वो कहता है 1,00,000 की टिकटें आपके लिए पूरी फ्री हैं, आपको जहाँ मन करे वहाँ घूमो, तो परक्यूजिट वैल्यू पूरी हो जाती 1,00,000 रुपीज़। सिंपल। द नेक्स्ट इज एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज। अब कुछ कंपनीज कहती है अपने एम्प्लॉयज़ को आप शेयर्स खरीदो आराम से, पैसे हम दे रहे हैं। तो ये आपका सेक्शन 17 सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 6 के अंदर डिफाइन करा गया है, और इसके अंदर जो रूल अप्लाई होता है, द रूल 3 सब सेक्शन 8। एंड अकॉर्डिंग टू दिस सेक्शन द वैल्यूएशन इज द फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस में अमाउंट पेड बाय द एम्प्लॉय। यानी कि अगर इसकी मैं परक्यूजिट वैल्यू निकालूं तो कैसे निकलती है, जो वैल्यूएशन होगा कैसे होता है, इज द फेयर मार्केट वैल्यू, फेयर मार्केट वैल्यू से होगा, उसमें से हम माइनस करते हैं जो भी अमाउंट एम्प्लॉयर पे कर रहा है अपने एम्प्लॉय के लिए, फेयर मार्केट वैल्यू ऑन द डेट ऑफ एक्सरसाइज माइनस द अमाउंट पेड बाय एम्प्लॉय। पेड बाय द एम्प्लॉय। ऑब्वियसली बहुत सारी कंपनीज ऐसी होती हैं जो प्रोवाइड करती हैं अपने एम्प्लॉयज़ को स्टॉक ऑप्शंस। अगर मैं इसका एग्जांपल दूं, फॉर एग्जांपल कोई फेयर मार्केट वैल्यू है शेयर्स की 1,000 रुपीज़ पर शेयर, 1,000 रुपीज़ पर शेयर जो है फेयर मार्केट वैल्यू है, FMV से मैं इसे डिनोट करती हूँ, ठीक है। और एम्प्लॉय जो है उसके लिए 600 रुपये पे कर रहा है बस, एम्प्लॉय पेज ₹600 टू द एम्प्लॉयर पर शेयर। तो इस केस के अंदर परक्यूजिट वैल्यू क्या होगी, 400 पर शेयर। आई होप एम्प्लॉय स्टॉक एक्सचेंज भी अब आपको क्लियर हो गया होगा। द नेक्स्ट इज द मेडिकल फैसिलिटीज़। अब एम्प्लॉयर ना अपने एम्प्लॉयज़ को कुछ मेडिकल फैसिलिटी भी प्रोवाइड करता है। वो मेडिकल फैसिलिटीज़ आपकी कहाँ पे डिफाइन है, वो मेडिकल फैसिलिटी डिफाइन है सेक्शन 17
सब सेक्शन 2 सब सेक्शन 5 के अंदर, इसके अंदर जो रूल अप्लाई होता है वो रूल अप्लाई होता है रूल 3 सब सेक्शन 2। इसके अंदर क्या डिफाइन करा गया है कि आपको जो भी रिम्बर्समेंट मिलेगी मेडिकल फैसिलिटीज़ की, ठीक है, वो सिर्फ और सिर्फ 15,000 तक रुपये की मिलेगी। 15,000 से ज़्यादा की रिम्बर्समेंट आपको नहीं मिल सकती, और अगर 15,000 से ज़्यादा की मिलती है तो वो आपकी क्या हो जाएगी, परक्यूजेट वैल्यू हो जाएगी। फॉर एग्जांपल एम्प्लॉय, कोई भी एक एम्प्लॉय है, उसे 20,000 रुपये रिसीव होते हैं अपने एम्प्लॉयर से एज अ रिम्बर्समेंट ऑफ द मेडिकल फैसिलिटीज़, या 20,000 की फैसिलिटी प्रोवाइड होती है, कंपनी प्रोवाइड करती है अपने एम्प्लॉय को, लेकिन गवर्नमेंट कहती है सिर्फ 15,000 तक का जो है आप एग्जाम्पशन उसमें रिम्बर्समेंट क्लेम कर सकते हो। तो जो बाकी के 5,000 रुपये है ना, वो उसकी क्या हो जाएगी, परक्यूजिट वैल्यू, और ये 5,000 क्या हो जाएंगे, इसके टैक्सेबल हो जाएंगे। इन शॉर्ट आप ये मान के चलिए हर चीज़ के अंदर गवर्नमेंट को पैसा चाहिए, हर चीज़ के अंदर जहाँ बेनिफिट है वहाँ पैसा, बस। सो डेट्स ऑल फॉर द टुडे, आज के लिए इतना ही। और नेक्स्ट क्लास के अंदर जो हम डिस्कस करेंगे जो भी मूवेबल असेट्स हैं उनकी वैल्यूएशन कैसे निकालते हैं, और फिर एक हम पूरी ये समरी पढ़ेंगे स्टेबल की जो भी हमने पढ़ी है अब तक के लिए। सो थैंक यू ऑल। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक कीजिए एंड शेयर कीजिए एंड सब्सक्राइब कीजिए मेरे चैनल को। थैंक यू ऑल।